Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 15th lecture of the course Business System Development. In today's lecture, we will be actually talking about designing the database. अब तक हमने जितनी डिस्कशन की है उसमें हम एक्चुअली प्लानिंग और इनिशिएशन फेज से लेकर उसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन उससे पहले हमने की, उसके बाद हम एनालिसिस फेज पर आए जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन किया, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के बाद हमने रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर किया, उसके बाद हमने उसकी लॉजिकल मॉडलिंग की। आज से हम डिज़ाइन फेज़ की बात कर रहे हैं और डिज़ाइन फेज़ में क्या चीज़ें हैं, अपने एनालिसिस फेज़ की जो आउटपुट है वो कैसे डिज़ाइन फेज़ में हम इनपुट लेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन फेज़ में हम क्या एग्जैक्टली डिज़ाइन करते हैं, इन डिटेल्स को हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में और ऑनवर्ड्स देखेंगे। इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, लेट मी समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। हमारी पिछले लेक्चर में डिस्कशन कंटिन्यूड थी डाटा मॉडलिंग से रिलेटेड। डाटा मॉडलिंग दो तरीक़ों से होती है, या आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के थ्रू करते हैं या आप क्लास डायग्राम्स के थ्रू करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में और क्लास डायग्राम में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें यूनिक हैं, जैसे कि दोनों ही में एंटिटीज़ हैं। यहाँ पे आप एंटिटी कह रहे हैं, यहाँ पे आप क्लास कह रहे हैं, वहाँ पे एंटिटी नेम है, यहाँ पे क्लास नेम है, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट्स हैं। कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी है, उसके इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पे भी एसोसिएशन है और मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, इसी तरह आपकी क्लास डायग्राम जो है उसमें स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच उसमें अप्लाई होती है। सो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि दोनों केसेस में हमने पढ़ी। बहरहाल ओवरऑल हमने ये देखा था कि चाहे वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो या चाहे वो आपकी क्लास डायग्राम हो, दे आर बोथ यूज्ड फॉर दी मॉडलिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के बाद जो डाटा आपके पास आया उसको अब आप मॉडल करने हैं। आपने करंट सिस्टम को भी देखा, आपने नए सिस्टम को भी देखा, करंट सिस्टम में जो चीज़ें लैग कर रही थी उनको देखा और न्यू चीज़ों को आपने जो है वो न्यू सिस्टम में, न्यू रिक्वायरमेंट्स को न्यू सिस्टम में अकॉर्डिंगली आपने इनकॉर्पोरेट किया। सो दैट वाज डिस्कशंस which we have been talking about in our previous lecture. Let us proceed towards the outlines of today's lecture. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम डिज़ाइन को देखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन में हमारी क्या चीज़ें हैं, डिज़ाइन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बात की कि आपकी डेटाबेस डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे हेल्प कर रही है, वो बड़ा मैटर कर रहा है। आप यहाँ पे चीज़ों को बड़ा स्पेसिफिक और बड़ा पिन पॉइंट होकर बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ डिज़ाइन में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एज इट इज़। जो कुछ आपने डिज़ाइन में कहा है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी बिल्कुल उसी तरीके से होगी। इसी तरह जो आपने एनालिसिस फेज़ के बाद जो आपकी ईआर डायग्राम आई थी, ईआर डायग्राम आपकी डिज़ाइन फेज़ में डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रांसफॉर्म होती है उसको भी देखेंगे। डेटाबेस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद कुछ एनॉमलीज आ जाती हैं। ये एनॉमलीज इंसर्ट, डिलीट और अपडेट से रिलेटेड होती हैं। इन एनॉमलीज को रिमूव करने के प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। नॉर्मलाइज भी करेंगे। यहाँ पे आप जो एंटिटी आपने कही है वो एंटिटी एक यहाँ पे डिज़ाइन फेज में एक टेबल बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, वो डेटाबेस जिसमें टेबल्स हैं। और हमारी ये डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। सो लेट अस फॉर्मली स्टार्ट द डिज़ाइन सेक्शन टुडे। यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन करेंगे फाइल्स एंड डेटाबेसेस पर। सो डेटाबेस कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हुई है ईआर डायग्राम से, और लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पर, इंटरफेसेस पर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोकस ऑफ आवर डिज़ाइन सेक्शन। सो आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के बारे में फाइल्स एंड डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इसका मतलब यह है कि आप डेटाबेस को एक्चुअली इंप्लीमेंट या कोड नहीं कर रहे। जो आपके पास चीज़ें, आउटपुट, डिलीवरेबल्स आपके एनालिसिस फेज से आए थे उनको आप डिज़ाइन फेज में यूज़ कर रहे हैं
और उनकी बेस पर आप जो है वो अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके लिए 4 की स्टेप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज डेवलप अ लॉजिकल डेटा मॉडल फॉर ईच नोन यूजर इंटरफेस फॉर द एप्लीकेशन यूजिंग नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स। मतलब आपके नोन इंटरफेसेस जो हैं, लेट्स से यूजर जो है वो एक हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें जिसमें एम्प्लॉयज़ भी उस सिस्टम को यूज़ करेंगे, उसमें लेट्स से स्टूडेंट्स भी सिस्टम को यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्टर भी सिस्टम को यूज़ करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सिस्टम को यूज़ करेंगे। अगर हम एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की एग्जांपल लेते हैं, सो पहला स्टेप ये कहता है कि आप स्टूडेंट उस सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा, उसके इंटरफेस में क्या चीज़ें होंगी, आप उसको भी डिज़ाइन करें। एक इंस्ट्रक्टर सिस्टम को जो यूज़ करेगा उसके इंटरफेस में क्या चीज़ें होंगी, आप उसको भी डिज़ाइन करें। इसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कैसे उस चीज़ को यूज़ करेगा, उसके लिए क्या चीज़ें होंगी जो कि स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के पास नहीं है और स्पेसिफिक टू दिस पर्सन टू एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी आप जो है वो डिज़ाइन करते हैं। हम ये बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए। नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके बारे में आगे भी डिटेल आएगी, लेकिन टाइम बीइंग आपको ये बताता चलूँ कि जब आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं सो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके डिज़ाइन में एम्बिग्विटीज़ होती हैं, आपके डिज़ाइन में कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें नल हैं। सो हमें ये पता है डेटाबेस के रूल्स में कि आपके टेबल्स में रिपीटिशन ना हो, कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो रहा हो। अगर रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहे हैं तो ये कंप्यूटर की एफिशिएंसी को शो नहीं कर रहा, सो ये एक एबनॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इसी तरह यूनिकली अगर कोई रिकॉर्ड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। अगर ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो इनको नॉर्मलाइज किया जाता है। डुप्लीकेशन है तो डुप्लीकेशंस को रिमूव किया जाता है, डिपेंडेंसीज हैं तो डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है। अगर कोई यूनिक आइडेंटिफायर्स नहीं है तो यूनिक आइडेंटिफायर्स को शामिल किया जाता है। सो इस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। सो आपने यूज़र के इंटरफेस के लिए भी जो है वो लॉजिकल डेटा मॉडल बनाया, ठीक है। आपने जो है वो हर यूजर के लिए भी बनाया और इसी तरह आपने सारे यूजर्स का एक कंबाइंड जो इंटरफेस होगा, उस कंबाइंड इंटरफेस की क्या डेटाबेस होगी वो भी आपने बनाया। पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में फर्क ये है कि पहले स्टेप में आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि उसकी डेटाबेस किस तरीके से नजर आएगी। लेट्स से वो यूजर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इज कंसर्न विद द कोर्सेज एंड विद हिज ग्रेड्स, ठीक है। वो यूजर एक टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, तो स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर इज कंसर्न कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने और वो कितने कोर्सेज पढ़ा रहा है और एग्जाम। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा है, ठीक है, तो हर एक की अपनी डेटाबेस आपने बनाई, अपना लॉजिकल डेटा मॉडल बनाया पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपने ओवरऑल पूरे सिस्टम का एक लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो आपने बनाया। ये लॉजिकल डेटाबेस आपने बनाई। सो वहां पे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना रहे थे, यहां पे आपने एज अ होल पूरे सिस्टम की डेटाबेस कैसे नजर आएगी उसको जो है वो आप डिजाइन कर रहे हैं। इसी तरह एनालिसिस फेज में जो आपने ईआर डायग्राम बनाई थी, उस ईआर डायग्राम को आप जो है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने डेटाबेस डिजाइन में। उसके क्या रूल्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे, और फिर आप ये देखेंगे कि जो आपका लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन था और जो आपका ईआर मॉडल है, ठीक है, ये ओवरऑल मैच कर रहे हैं और ये पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द लास्ट स्टेप इज कंपेयर द लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन विद द ट्रांसलेटेड ईआर मॉडल। सो एक आपने यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर, हर यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर जो पूरी डेटाबेस बनाई वो, और एक आपने ईआर डायग्राम की बेस पर जो डेटाबेस बनाई वो, इन दोनों को कंपेयर करें, देखें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मिसिंग है, इसमें है और इसमें मौजूद नहीं है। इन दोनों को बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और अगर कोई चीजें मिसिंग हैं तो वो आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप्स जो है वो आप परफॉर्म करते हैं तो आपने ओवरऑल उस बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन बना लिया। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाने के बाद आप आते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन पर। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए जरूरी है कि आपके पास लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन पड़ा हो, जो कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, और लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए जरूरी है कि आपने एनालिसिस फेज में उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया हुआ हो।
So conceptual model was translated into logical database design. The logical database design is translated into the physical database design. जिस तरह वहाँ पे हम चंद चीज़ों का ख्याल रखने हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, इस तरह फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में भी हम चंद चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि स्टोरेज फॉर्मेट फॉर ईच ऑफ द एट्रीब्यूट क्या होगा। आप अगर कहने हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या चीज़ है, वेरिएबल है, इंटीजर है, उसकी लेंथ कितनी है। अगर आप कह रहे हैं फीस वर्ड्स में लिखी जाएगी, फीस नंबर्स में लिखी जाएगी, डेसिमल में होगी, मिनिमम लिमिट उसकी क्या है, मैक्सिमम लिमिट उसकी क्या है, ठीक है। सो ये आपने स्टोरेज फॉर्मेट बता दिया, किस फॉर्म में, उसकी डेटा टाइप आपने बता दी। सेकंड है ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द लॉजिकल डेटाबेस मॉडल इनटू फिजिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब आप फिजिकली वो रिकॉर्ड कैसे लगेगा, जैसे कि आप कह रहे हैं एम्प्लॉय आईडी और उसके बाकी एट्रीब्यूट्स, तो ये एक डेटाबेस के फॉर्म में ये कैसी चीजें नजर आएंगी, इसको जो है वो आप ग्रुप कर रहे हैं। तीसरा आप क्या कर रहे हैं, अरेंजिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स सो दैट रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड, रिट्रीव्ड एंड अपडेट रैपिडली। मतलब आपने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में आपके पास टेबल्स नहीं थे, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में आप एक्चुअली टेबल्स को सामने रख रहे हैं कि टेबल में ये रिकॉर्ड कैसे लगेंगे। एक स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट के नाम होंगे, उनके जो कोर्सेज उन्होंने रजिस्टर किए हुए वो होंगे, उनका करंट CGPA आ रहा होगा, ठीक है। सो ये कैसे नजर आएगा डेटाबेस में, ये कैसे स्टोर होगा, कैसे आप इसको लेटर ऑन अगर रिट्रीव करना चाहें किसी सर्टेन स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, वो कैसे होगा। सो ये सारी बातें आप फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में करते हैं। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि सेलेक्टिंग मीडिया एंड स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरिंग डाटा टू मेक एक्सेस मोर एफिशिएंट। आप ये भी बताते हैं कि आपकी डेटाबेस कहाँ पर स्टोर होगी, लेट्स से लोकल हार्ड ड्राइव पे होगी, किसी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर में होगी, आप डेटाबेस को किसी इवन अगर किसी USB ड्राइव में रख रहे हैं या किसी CD पर आप उसको बर्न करके रन कर रहे हैं, तो ये आप स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ डेटाबेसेस बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, जिनमें सेवरल टेराबाइट्स ऑफ डाटा होता है। अब अगर सेवरल टेराबाइट्स ऑफ डाटा है सो वो तो आप DVDs पर राइट करने से रहे या जो है नॉर्मल कंप्यूटर्स पर वो स्टोर करने से रहे, उसके लिए फिर आप डेडिकेटेड स्टोरेज डिफाइन करते हैं। टेप ड्राइव्स हैं या मैग्नेटिक टेप्स हैं, ठीक है, ये डेडिकेटेड स्टोरेज है। सो इन दैट केस आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली जो मेरी डेटाबेस है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगी और किस टाइप के मीडिया पर होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क है, लोकल हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, टेप ड्राइव्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं। सो ये सारा आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में स्पेसिफाई करते हैं। आपके डिलीवरेबल्स और आउटपुट्स क्या हैं, ठीक है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो आपने इस स्टेप में की है, ठीक है, वहाँ के डिलीवरेबल्स ये हैं कि आपके पास मस्ट अकाउंट फॉर एवरी डेटा एलिमेंट ऑन अ सिस्टम इनपुट और आउटपुट, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि हर एंटिटी के बारे में आपके लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से इनपुट आ रही है या सिस्टम कहीं पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, आपके लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में उसकी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि अचानक से कहीं पे डाटा आ गया और आपको पता नहीं है कि ये डाटा कहाँ से आया है, या कहीं से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई है और आपको पता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे आई है। लेट्स से हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। अब स्टूडेंट को रिजल्ट डिस्प्ले अचानक से नहीं होगा जब तक कि स्टूडेंट ने यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड ना किया हो। स्टूडेंट ने अगर यूज़र नेम और पासवर्ड उस वक्त तक प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक कि स्टूडेंट एक एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है। सो ठीक है, उसका एनरोल होना ज़रूरी है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होना ज़रूरी है, और फिर वो अपने एग्जाम्स का रिजल्ट जो है वो देख सकता है। तो आपने ये पूरा प्रोसेस बता दिया। सो कहाँ पे डाटा इनपुट हो रहा है, क्या आउटपुट आएगी, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें आउटपुट हो सकती हैं, ठीक है, ये सारा आप डिटेल में बनाते हैं। प्लस आप नॉर्मलाइज रिलेशनशिप्स बनाते हैं। कोशिश आप ये करते हैं कि डुप्लीकेशंस ना हो, रिडंडेंसी ना हो, आपके आइडेंटिफायर्स जो है वो एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो जो एबनॉर्मलिटीज़ जो मैंने डिस्कस की थी, जैसे कि किसी रिकॉर्ड का डुप्लीकेट होना, वो चीज़ उसमें ना हो, या किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई ना होना। लेट्स से आप कहते हैं डेटाबेस है, स्टूडेंट की डेटाबेस है, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट के नेम्स है और आप कहते हैं फराज खान। अब फराज खान से अगर कई रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एबनॉर्मलिटी है, ये डेटाबेस
का डिज़ाइन जो है ये एबनॉर्मल फॉर्म में और उसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। सो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में आपका एक डिलीवरेबल ये है कि आप हर किस्म की इनपुट और आउटपुट को एड्रेस करें, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, और दूसरा कि आपके रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज फॉर्म में हों। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन ये कहता है कि जो आपके रिलेशंस हैं उनको अब आप टेबल्स की फॉर्म में शो करें, टेबल्स में उनको आप कन्वर्ट कर लें। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हमने टेबल का कोई जिक्र नहीं किया, जैसे टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं और टेबल में कोई प्राइमरी की और फॉरेन की होती है। ये कॉन्सेप्ट हम सिर्फ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। रिलेशन कहते हैं टेबल को, सो वो डेटाबेस जिसमें टेबल्स हों। ठीक है, डेटाबेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक डेटाबेस की टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, वो डेटाबेस जिसमें टेबल्स हों। सो यहां पर भी हमने लिखा है डाटा रिप्रेजेंटेड एज सेट ऑफ रिलेटेड टेबल्स, उसमें टेबल्स होंगे या उसमें रिलेशंस जो है वो शो हो रहे होंगे। रिलेशन क्या है? अ नेम्ड 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डाटा। ठीक है, एक टेबल है जिसमें रोज भी हैं और जिसमें कॉलम्स भी हैं, तो 2 डायमेंशंस है। रोज एंड कॉलम्स ये 2 डायमेंशंस हैं। और हर टेबल में क्या होगा? कॉलम्स होंगे। कॉलम जो है वो एक्चुअली आपके वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने एंटिटी के साथ स्पेसिफाई किए थे। जैसे आपने कहा एक एंटिटी है स्टूडेंट और उसके एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका CNIC। अब जब ये टेबल में कन्वर्ट होगा, सो टेबल नेम होगा स्टूडेंट, कॉलम्स में आएगा, एक कॉलम में आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरे कॉलम में आएगा उसका नेम, तीसरे कॉलम में उसकी डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ कॉलम में उसका CNIC। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेट होता है। और हम ये कहते हैं कि ये टेबल्स तो आपने बना लिए, टेबल्स होंगे रिलेशनल डेटाबेस में, लेकिन ये वेल स्ट्रक्चर होने चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स होने का मतलब ये है कि रिलेशन दैट कंटेन्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी एंड अलाउज यूजर टू इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट द रोज विदाउट एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज। वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स होने चाहिए, जिसका दूसरा मतलब ये है कि एबनॉर्मलिटीज में से उसको रिमूव करें, एबनॉर्मलिटीज उसमें से रिमूव करें। एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मलिटी क्या है? क्या आप एक रिकॉर्ड कहीं से डिलीट करें लेकिन वो बाकी टेबल से भी डिलीट हो जाए। ठीक है, ये एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि यहां का एक रिकॉर्ड जो है वो लेट से बाकी 2 टेबल्स में भी डिपेंडेंट था, तो यहां पे डिलीट करने से वहां पे भी डिलीट हो गया। या यहां पे आप इंसर्ट कर रहे हैं, यहां पे इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, स्टूडेंट का टेबल है, वो एग्जाम डिपार्टमेंट के पास भी है और वो फीस डिपार्टमेंट के पास भी है। अब फीस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट जब फीस पे कर लेता है तो यहां पे स्टेटस अपडेट हो जाता है, लेकिन एग्जाम डिपार्टमेंट में वो अपडेट नहीं होता। सो ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंसी है। एग्जाम डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि स्टूडेंट ने फीस पे नहीं की तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, हालांकि उसने फी पे की है। यहां पे डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में प्रॉब्लम था, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर ठीक वेल स्ट्रक्चर नहीं थी। सो इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी या एरर्स नहीं होने चाहिए। ये इनकंसिस्टेंसी और एरर्स इंसर्ट, मॉडिफाई और डिलीट के ऑपरेशंस के साथ रिलेट करते हैं। या दूसरे अल्फाज में आपकी रिलेशनल डेटाबेस नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मलाइज फॉर्म में होनी चाहिए। किसी एक टेबल की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, सो टेबल में सेल्स होते हैं, हर सेल में कोई एंट्री होगी। एंट्रीज इन कॉलम्स आर फ्रॉम द सेम सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है तो उसमें सारे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ ही होगी। ऐसा ना हो कि कहीं पे डेट ऑफ बर्थ है और कहीं पे उसका होम एड्रेस है, सो सेम वैल्यूज ही आएंगी। हर रो यूनिक होगी। इसका मतलब यह है कि अगर फराज खान का आपने एक दफा रिकॉर्ड एंटर किया तो फराज खान का रिकॉर्ड दूसरी दफा एंटर नहीं होगा। सो रिकॉर्ड्स यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई होंगे। रिपीटेशन आप नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। रिपीटेशन या डुप्लीकेशन हुई, इसका मतलब यह है कि इसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई, इसमें एरर आ गया। ठीक है, और इसमें एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसको आपको बाद में रिमूव करना पड़ता है। आप सीक्वेंस का कॉलम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि मीनिंग चेंज ना हो। जिसका मतलब यह है कि फराज खान अगर टेबल में 4थे नंबर पे था तो आप उसको लेट से 10वें नंबर पर या 15वें नंबर पर ले जा सकते हैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, लेकिन ये देखें कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। अगर लेट से ये टेबल मैरिट का था और मैरिट पे 4थे नंबर पे था फराज खान,
ठीक है, और आपने फराज खान को जो है वो अब 10वें या 15वें नंबर पर ले आए, अब मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि टेबल मेरिट का था। पहले अगर टेबल सिर्फ स्टूडेंट के रिकॉर्ड का था, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का था, उसमें स्टूडेंट के नेम आगे पीछे हो जाए वो मसला नहीं है, ठीक है, वो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे रिकॉर्ड करने से पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है। सो अगर मीनिंग चेंज हो तो फिर आप सीक्वेंसिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह रोज जो है वो भी इंटरचेंज और जो है वो रोज भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम्स भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लेट्स से पहले डेट ऑफ बर्थ थी और फिर उसके बाद एड्रेस था, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले एड्रेस ले आए इस टेबल में, फिर डेट ऑफ बर्थ ले आए। प्राइमरी कीज की हमने बात की थी। प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर होता है। रिकॉल करें हमारा लेक्चर नंबर 13 जिसमें हमने बात की थी कि एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि नॉट नल होता है और यूनिक होता है। अब आपने उसी एंटिटी को एक रिलेशन बना दिया, एक टेबल बना दी है। टेबल के लिए जरूरी है कि उसमें प्राइमरी की होगी और प्राइमरी की के यही दो एट्रीब्यूट हैं कि वो नल नहीं होगी, उसकी जरूर कोई वैल्यू होगी और वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है, डुप्लीकेशन उसमें नहीं होगी। सो इंश्योर टू बी यूनिक, हाउ रोज आर इंश्योर टू बी यूनिक, तो उसमें जरूर जो है वो कोई वैल्यू होगी और वो वैल्यू यूनिक होगी। सो ये प्राइमरी कीज के रूल हैं। अब हम बात करते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन की। अब इस टेबल को देखें, ये एक सैंपल डेटा है, एम्प्लॉय आईडी 100 है, उसका नेम मार्गरेट सिम्पसन है, डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, उसकी सैलरी ये है। इसी तरह रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी 2 दिस, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के नीचे एक लाइन लगी हुई है। ये एम्प्लॉय आईडी के नीचे लाइन इसकी प्राइमरी की को शो करी है कि ये एम्प्लॉय का टेबल है और इस एम्प्लॉय के टेबल में यूनिक आइडेंटिफायर एम्प्लॉय आईडी है। दूसरा, ये वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो रहा, रिडंडेंसी नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, हर रो एक यूनिक रिकॉर्ड को शो कर रही है। रो नंबर 1 एम्प्लॉय आईडी 100 को शो कर रही है, अब ये रिकॉर्ड यूनिक नहीं हो रहा। सो दिस इज हाउ अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन लुक्स लाइक। अगर इसी रिलेशन को हम देखें, ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। एम्प्लॉय आईडी 100 जो है वो यहां पे भी रिपीट है और एम्प्लॉय आईडी 100 जो है वो यहां पे भी रिपीट है। इस तरह एम्प्लॉय 110 यहां पे भी रिपीट है, 110 यहां पे भी रिपीट है, ठीक है। सो एक रिकॉर्ड किसी एक यूनिक को शो नहीं कर रहा। यहां पे दो रिकॉर्ड्स, पहली रो और दूसरी रो, ये दोनों ही किसी एक बंदे को शो कर रहे हैं। सो ये एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। लेट्स से आप एम्प्लॉय आईडी 100 जो है वो छोड़ के चला जाता है, रिजाइन कर लेता है, तो आप यहां से अगर 100 को डिलीट कर देते हैं, एक दफा 100 को डिलीट करते हैं, सो ये दूसरी जगह पे आप देख रहे हैं कि ये 100 इसी तरह है, ठीक है। सो ये 100 दो जगह पे हो सकता है, किसी दूसरे टेबल में भी 100 हो। सो अगर 100 कई जगह पे है तो एक जगह डिलीट करने से बात नहीं बनेगी। सो ये एबनॉर्मलिटी आ गई, डिलीट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी आ गई। तो यहां पे रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी मींस रिपीटेशन, रिपीटेशन लीड्स टुवर्ड्स एबनॉर्मलिटी, एंड इफ देयर इज एन एबनॉर्मल रिलेशनशिप दिस इज अ पुअर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। सो अगर इसको हम यहां से कंपेयर करें, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, कोई रिडंडेंसी कोई रिपीटेशन नहीं है। ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। नॉर्मलाइजेशन क्या कहती है? नॉर्मलाइजेशन की 6 फॉर्म्स हैं। नॉर्मलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करना ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल टेबल्स स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसमें यूनिक होनी चाहिए, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर ये यूनिक है और नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। अब यहां पे हम देखें तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये यूनिक नहीं है। 100 यहां पे भी रिपीट हो रहा है, 100 यहां पे भी रिपीट हो रहा है। सेम एम्प्लॉय ने कोर्सेज 2 पढ़े हैं, SPSS भी पढ़े हैं और सर्विस भी पढ़े हैं, ये 2 कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कोर्स जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सो आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उसी वक्त कहलाएगी कि उसमें जो है वो यूनिक रोज होनी चाहिए, रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, और नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स उसमें नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों फीचर्स हैं तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो टेबल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें
कि नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स इज आइडेंटिफाइड बाय द होल की कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, आपके एक की एट्रीब्यूट्स हैं, एक नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। की एट्रीब्यूट वो है जो कि प्राइमरी की या फॉरेन की से रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन की एट्रीब्यूट्स वो हैं जो कि जो ना प्राइमरी की है ना जो है वो कंपोजिट की है, फॉरेन की है। ठीक है, सो ये कहा जा रहा है कि नॉन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी एक की से आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। वो जो है वो चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे फॉरेन की हो, आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए। इफ दिस इज द केस, इसका मतलब ये है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, वो नॉर्मल है। अगर कोई रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा अपनी प्राइमरी की वजह से, दिस मीन्स दैट देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी एंड दैट इज दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, जिसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी कहते हैं, विच मीन्स दैट कि आपके जो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब वो एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की नहीं है, हो सकता है फॉरेन की वो हो, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनको डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट है तो ये क्या है कि ये एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, और अगर ये डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। सो हम चाहते हैं कि हमारी डेटाबेस या हमारे टेबल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हो। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन करना। सो नॉर्मलाइजेशन अगेन हम क्यों कर रहे हैं? द रिजल्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज दैट एवरी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन दी होल प्राइमरी की। सो ओवरऑल हमारा मकसद ये है कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि ना प्राइमरी की ना फॉरेन की हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाए अपनी प्राइमरी की से। सो ये काम हम नॉर्मलाइजेशन के लिए करते हैं। अब आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हमारे पास सेम डेटाबेस है। ये जो एग्जाम्पल हमने इस टेबल में देखी थी, ये क्या था? ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड टेबल है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसमें एबनॉर्मेलिटीज हैं। ठीक है, इसमें एरर्स के चांसेस हैं। इसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि रिपीटिशन भी ना हो और जो है वो उसमें जैसा हमने बात की कि रिपीटेशन भी ना हो और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी ना हो। ठीक है, तो अब अगर हम इस टेबल को देखें तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने इस टेबल को या दो में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास ये वाला टेबल जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी है। ठीक है, और दूसरा हमारा एक टेबल है जो कि एम्प्लॉय आईडी, कोर्स और डेट कंप्लीटेड के साथ है। ठीक है, सो ये अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रही थी, जैसे 100, जैसे कि 110, यहाँ पे अब वो रिपीट नहीं हो रही। ना इस टेबल में रिपीट हो रही है ना वो इस टेबल में रिपीट हो रही है। क्यों? यहाँ पे आप देखें तो 100 एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर यहाँ पे एक प्राइमरी की बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की थी, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर प्राइमरी की हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने हैं। यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। प्लस यहाँ पे मल्टी वैल्यूज थी, अब यहाँ पे मल्टी वैल्यूज नहीं है। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। वो जो पुअरली स्ट्रक्चर्ड टेबल था उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले आए बाय सिंपली ब्रेकिंग अप द टेबल इनटू 2 टेबल्स। इसी तरह फॉरेन की एग्जाम्पल की अगर बात करें, सो ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम की एग्जांपल ले रहे हैं। फॉरेन की क्या है? ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाती है। ये एक सेपरेट एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल है। यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सेल्स पर्सन है। ठीक है, सो यहाँ का सेल्स पर्सन किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन से आई है। सो आप देख सकते हैं कि सेल्स पर्सन एक दूसरे टेबल के लिए जिसका नाम है एस पर्सन, ठीक है, ये एक दूसरा टेबल है, उसमें सेल्स पर्सन एक की है और यही की जो है वो अगर इस टेबल में भी इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब ये कि फॉरेन की है। सो प्राइमरी की को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉरेन की को हम डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि देयर कैन बी नो सेल्स पर्सन वैल्यू
इन सेल्स 1, ठीक है, सेल्स पर्सन वैल्यू जो है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एस पर्सन। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को हमने जो है वो एड्रेस कर दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करके टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी लिया है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप देखें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या फॉरेन की के कोई इश्यूज हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके रिलेशंस, आपके टेबल्स किसी एरर, उनमें किसी किस्म का एरर ना हो और उनमें किसी किस्म की इनकंसिस्टेंसी ना हो। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड डिटेल्स आपने डेटाबेस के कोर्स में पढ़ी होंगी। यहाँ पे मकसद सिर्फ इनको ओवरव्यू देना था ताकि आप इस चीज़ को जान लें कि डिज़ाइन फेज में इन सारी डिटेल्स को एड्रेस किया जाता है, क्योंकि अगला फेज जो है इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें कोडर आपने जैसे उसको बताया वो वैसे ही कोड करेगा, ठीक है। कोई चीज़ उसमें ऐसी वेग या एम्बिगुअस ना छोड़ें जो कि बाद में मसले मसाइल करे। आइए बात करते हैं ईआर डायग्राम्स को एक रिलेशनल डेटाबेस में या टेबल्स में कन्वर्ट करने की। इसमें क्या है, जैसा हमारे पास हमने एक एग्जांपल देखी थी, एंटिटीज होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं जिसको हम ओवल शेप में अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईआर डायग्राम जो है वो हमारी कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को शो करनी थी। अब उसी को हम एक टेबल डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या है, जो एंटिटीज थी आपकी वो टेबल्स बन जाएंगे, रिलेशनशिप्स वहां पे भी थे, रिलेशनशिप्स यहां पे भी होंगे। रिलेशनशिप्स को आप नॉर्मलाइज करेंगे और कहीं पे जरूरत पड़े तो आप इनको मर्ज करेंगे। एंटिटीज कैसे हैं, हमें पता है कि ईच रेगुलर एंटिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टेबल इनटू अ रिलेशन। स्टूडेंट एक एंटिटी थी, स्टूडेंट का एक पूरा टेबल बन जाएगा। कोर्स एक एंटिटी थी, कोर्स का पूरा एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में पार्ट, ठीक है, एक एंटिटी थी, पार्ट एक पूरा टेबल, पूरा एक रिलेशनशिप बन जाएगा। सेल्स पर्सन लेट्स से एक एंटिटी थी, सेल्स पर्सन एक टेबल बन जाएगा। जिस तरह किसी एंटिटी के साथ यूनिक आइडेंटिफायर था, यहां पे वो यूनिक आइडेंटिफायर उस टेबल की प्राइमरी की बन जाता है। स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर हमने लिया था। अब ये सेम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में यूनिक आइडेंटिफायर था, आपकी डेटाबेस में या आपके टेबल में वो प्राइमरी की बन जाएगा। सो द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की इन द रेलेवेंट टेबल। और हमें पता है प्राइमरी की के जो दो रूल्स हैं, और वो यूनिक आइडेंटिफायर के भी वो दो रूल्स हैं कि वो नल नहीं होगा और वो नॉन रिडंडेंट रिपीटेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कस्टमर की, ये ईआर डायग्राम थी एक कस्टमर की। यहां पे कस्टमर एक एंटिटी है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे जैसे कि कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, जिप, स्टेट या पोस्टल कोड और डिस्काउंट, ठीक है। ये हमने कस्टमर आईडी को अंडरलाइन इसलिए किया था क्योंकि ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। इसके अलावा हमने ये बात भी की थी कि इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं जैसे कि उसका फोन नंबर, जैसे कि बाकी चीजें, लेकिन चूंकि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिर्फ इन्हीं एट्रीब्यूट्स, यही एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे, बाकियों को इग्नोर कर देंगे। तो जब हम इस ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हमने जो एंटिटी थी उसको हमने टेबल का नाम दे दिया है। ये पूरा कस्टमर, ये पूरा टेबल अब इसको कस्टमर को रिप्रेजेंट करें। जो 5 एट्रीब्यूट्स थे वो 5 एट्रीब्यूट्स यहां पे आ गए, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड और डिस्काउंट। जो यहां पे यूनिक आइडेंटिफायर था जिसको हम अंडरलाइन से शो करते, यहां पे यूनिक आइडेंटिफायर प्राइमरी की बन गया है। और इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 रिकॉर्ड्स भी डाल दिए, एम्प्लॉय कस्टमर आईडी 1273 और उसका नेम, उसका एड्रेस, जिप कोड। और सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सो यू कैन सी दैट हाउ सिंपल इट इज टू ट्रांसफॉर्म एन ईआर डायग्राम इनटू अ रिलेशन और इनटू अ टेबल डिजाइन। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप्स भी हैं, जैसे बाइनरी रिलेशनशिप है। बाइनरी रिलेशनशिप्स हमारे क्या थे, ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एक एंटिटी अगर दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट करिए तो ये बाइनरी रिलेशनशिप है। बाइनरी रिलेशनशिप 1 to 1 भी हो सकते हैं और 1 to many भी हो सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है और एक बेड है, ठीक है। बेड भी एक एंटिटी है, पेशेंट भी एक एंटिटी है। सो एक पेशेंट एक बेड पे होगा, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। अगर हम 1 to many रिलेशनशिप की बात करें तो एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक एंटिटी है टीचर, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का
एक टीचर होगा लेकिन एक टीचर के कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या एक स्टूडेंट का एक एडवाइजर होगा और एक एडवाइजर के कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। सो यहां पे भी वन टू मैनी रिलेशनशिप्स अगर हैं तो उनको आप क्या करते हैं, एट द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी ऑन द वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप एज अ फॉरेन की इन द रिलेशन ऑन द अदर साइड, ठीक है। सो अगर कोई ऐसी चीज है, सो यहां पे अगर वन टू मैनीशिप है, मैनी रिलेशनशिप है, सो यहां की प्राइमरी की को वहां की फॉरेन की बना दें दूसरी एंटिटी में, सो ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर वन टू वन रिलेशनशिप है, ये वन टू मैनी के केस में बताया, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, एक एम्प्लॉय जो है वो लेट्स से एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का रिलेशनशिप था, ठीक है। सो और वन टू मैनी का रिलेशनशिप है कि एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो आपने क्या किया कि यहां पे जो एम्प्लॉय आईडी थी, टेबल जो आपने बनाया एम्प्लॉय आईडी का, और एम्प्लॉय आईडी को आपने प्राइमरी की लिया था, अब इसी एम्प्लॉय आईडी को आप प्रोजेक्ट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज करेंगे। सो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप शो होगा। अगर वन टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर वन टू वन रिलेशनशिप है, फिर उनमें से तीन तरीकों से आप उस रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से दो टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी। टेबल सो एट द प्राइमरी की ऑफ टेबल ए एज फॉरेन की ऑफ टेबल बी, जो कि हमने ऊपर तरीका किया, यहां वो तरीका आप यूनिटरी रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा यह है कि बी के टेबल में जो प्राइमरी की थी उसको ए के टेबल में फॉरेन की बना दें। पहले केस में ए की प्राइमरी की को बी के टेबल में फॉरेन की बनाया। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि बी की प्राइमरी की को ए के टेबल में बना दें, ठीक है। या था कि प्राइमरी की ऑफ द टेबल ए will be considered as the foreign key of table B, or the primary key of table B will be used as a foreign key in table A। दो डिफरेंट तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये कहता है कि आप दोनों को मिक्स करें कि टेबल A की प्राइमरी की B में फॉरेन की होगी, और पहले या था और था, अब यहां पे एंड है, एंड द प्राइमरी की ऑफ टेबल B will be used as the foreign key of table A। सो इनको आपने मर्ज भी कर लिया। सो इस तरीके से रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ईयर डायग्राम है, वन टू मैनी रिलेशनशिप को शो कर रही है। यहां पे क्या है, कस्टमर है जिसके एट्रीब्यूट्स हमने देखे, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस। रिलेशनशिप है प्लेसेस, और दूसरा हमारे पास एंटिटी है ऑर्डर। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसके एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट और प्रॉमिस डेट कब वो डिलीवर होगा। अब एक कस्टमर कई ऑर्डर्स कर सकता है, ठीक है, अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, ठीक है, इसलिए हमने ये मैनी के रिलेशनशिप को शो किया है। और लेकिन एक ऑर्डर का एक कस्टमर होगा, ठीक है, तो वन के रिलेशनशिप को हमने शो किया। सो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। और हमने देखा कि कस्टमर की ऑप्शन है कि या वो ऑप्शनल है कि या वो ऑर्डर करेगा या वो ऑर्डर नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑर्डर हुआ है तो उसका कस्टमर एक जरूर होगा। सो ये हमारी ईयर डायग्राम थी। इसको अगर हम रिलेशनशिप के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या था, अभी हमने पहले पढ़ा कि वन टू मैनी में क्या करेंगे कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स एट द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप एज द फॉरेन की, मतलब एक टेबल में जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में वो फॉरेन की आप कर लें तो वन टू एन रिलेशनशिप शो होते आता है। हम भी यहां पे ये करेंगे कि एक टेबल बन गया कस्टमर, दूसरा टेबल बन गया ऑर्डर, तो यहां की प्राइमरी की जो कि कस्टमर आईडी थी इस टेबल में फॉरेन की के तौर पर अगर यूज हो रही है, सो ये वन टू एन का रिलेशनशिप शो हो रहा है। सो वी कैन वेरी वेल सी दैट द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड एज द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। सो यहां पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं फिजिकल फाइल और डेटाबेस डिजाइन की। मतलब ये तो हमने बात की ईयर डायग्राम्स को कैसे आप जो है वो टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको नॉर्मलाइज करेंगे, कौन सी एंटिटी कैसे टेबल नेम बन जाता है, वहां पे एंटिटी यूनिक आइडेंटिफायर यहाँ पे प्राइमरी की बन जाती है, ये सारी बातें हमने की। अब हम बात करें कि फिजिकल फाइल क्या होगी, किस फॉर्म में डाटा स्टोर होगा, ठीक है, किस फॉर्म में डाटा रिट्रीव होगा, इंडेक्सिंग कैसे होगी, ठीक है। सो उसके लिए
हमें ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फिजिकल फाइल और डेटाबेस डिजाइन करने से पहले मेक श्योर कि आपने ईयर डायग्राम को रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट कर लिया है, आपके सारे टेबल्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड हैं, आपके सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफाइन हैं और कोई उनमें एनॉमलीज और डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे आपने दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। सो नॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप्स, definitions of each attribute, descriptions of where and when data are used, कौन सी टेबल में किस किस्म का डेटा यूज होगा, वो डेटा वहां से रिट्रीव किया जाएगा या वो डेटा वहां पे सेव किया जाएगा। सो ये सारी चीजें। एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स फॉर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है और वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव होने में 6 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, सो ये रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो ये चीज़ बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। या कस्टमर ने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है और ट्रांजैक्शन करने में रिस्पॉन्स टाइम 6 मिनट लग जाते हैं, वो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देगा क्योंकि वो इतना वेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम है, कोशिश तो आप ये करेंगे कि कम से कम रिस्पॉन्स टाइम हो, लेकिन मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या है और इसके अलावा क्या टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि डेटाबेस कौन सी होगी, इंडेक्सिंग आप कैसे करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम आप यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें फिजिकल फाइल एंड डेटाबेस डिज़ाइन में आती हैं। फील्ड की बात करें, ठीक है, फील्ड क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड एप्लीकेशन डाटा रिकॉग्नाइज्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स फ्रॉम रिलेशंस विल बी रिप्रेजेंटेड एज फील्ड। टेबल में जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं या एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फील्ड बन जाती है, ठीक है। जैसा कस्टमर आईडी एक फील्ड है, पिछली एग्जांपल्स में अगर देखें कस्टमर आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, इसी तरह डिस्काउंट एक फील्ड है। अब ये फील्ड्स हैं जो कि एक्चुअली ईयर डायग्राम में, इस डायग्राम में एट्रीब्यूट्स थे। सो ईयर डायग्राम के एट्रीब्यूट्स रिलेशनल डेटाबेस में या टेबल की फॉर्म में क्या बन गए, फील्ड्स बन गए। जब हम इन फील्ड्स की बात करते हैं सो इनकी डेटा टाइप्स आप बताएंगे, आप बताएंगे कि कस्टमर आईडी क्या है, इसकी टाइप क्या है, ये करैक्टर टाइप है, ये न्यूमेरिक है, ये क्या है। डिस्काउंट की आप बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज में होगा, डेसिमल वैल्यू में होगा, क्या होगा। एड्रेस की बात कर रहे हैं, इस तरह नेम की बात करें सो इसकी डेटा टाइप्स आप बताते हैं। इसी तरह डेटा टाइप्स आप सेलेक्ट करते हुए चंद चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि आप वो डेटा टाइप सेलेक्ट करें जो कि मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस। लेट्स से आप कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 करैक्टर्स की हो सकती है, 2 करैक्टर्स आपके डे के लिए, 2 करैक्टर्स आपके मंथ के लिए और 4 करैक्टर्स आपके ईयर के लिए। सो मैक्सिमम 8 करैक्टर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब अगर इस डेट ऑफ बर्थ को आप स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आप इसको 8 करैक्टर के बजाय आप इसको 10 करैक्टर कर दें या 16 करैक्टर कर लें, ठीक है, तो स्टोर इसने 8 में ही होना है, बाकी सारी स्पेस वेस्ट आप कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह नेम किसी के बहुत भी लंबा नाम हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20-25 करैक्टर्स का होगा। अगर नेम की लेंथ आप जो है वो 40 करैक्टर्स रख रहे हैं सो ये स्टोरेज को वेस्ट करेगा, ना सिर्फ स्टोरेज को वेस्ट करेगा बल्कि क्या करेगा, रिट्रीवल में और इनएफिशिएंसी भी इससे कॉज होगी। अच्छा, इसके अलावा आप डेटा टाइप वो सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सके। लेट्स से हम बात करते हैं मार्क्स की। अब मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स बाज़-औक़ात राउंड ऑफ भी होते हैं, लेट्स से 60 नंबर या 65 नंबर, ठीक है। सो न्यूमेरिक से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा मार्क्स पॉइंट में भी हो सकते हैं, जैसे 65.5, 75.3, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, ठीक है, इन दैट केस अगर आपने न्यूमेरिक रखा है फिर तो ये 75.5 रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आप डेसिमल फिर रख लें। डेसिमल की कितनी ये है लेंथ होगी आप अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। इसी तरह डाटा इंटीग्रिटी, इसी तरह सपोर्ट ऑल मैनिपुलेशंस, ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हुए उन फील्ड्स को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे भी बात की कि डाटा इंटीग्रिटी को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी ऑफ द फील्ड, ठीक है। सो डाटा इंटीग्रिटी को मजीद इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताएं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब नल ना हो वो, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू उसमें ज़रूर होगी। सो अ वैल्यू ऑफ फील्ड विल एज्यूम
unless an explicit value is entered for that field। जैसे ना अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 हैं जब तक कि इंस्ट्रक्टर उसके मार्क्स खुद से एंटर ना करे। ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी हुई, उसके मार्क्स बाय डिफॉल्ट 0 हैं जब तक कि उसका एड्रेस जब तक कि उसके मार्क्स एंटर ना किए जाएं। ठीक है, इसी तरह लेट से हम कहते हैं कि कोई और फील्ड है, पार्ट नंबर है, वो पार्ट नंबर 0000 है, डिफॉल्ट है जब तक कि एक्सप्लिसिटली एंटर नहीं। सो ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ा जाता। बेहतर यह है कि आप जो है वो उसमें कोई ना कोई वैल्यू एड्रेस करें, रेंज बता दें। क्या रेंज हो सकती है? जैसे एज की रेंज मैंने बताई कि जो भी आपका वी कॉमर्स के डिग्री प्रोग्राम में होगा उसकी एज जो है वो लेट से 18 से मैक्सिमम 49 साल तक हो सकती है। सो आपने रेंज बता दी। इसी तरह रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि नल वैल्यूज जो हैं वो ब्लैंक वैल्यूज आप ना छोड़ें। ठीक है, 0 बेशक उसमें लिख दें, 0 इज नॉट ब्लैंक, ब्लैंक उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0 फिर एक वैल्यू है, ब्लैंक का मतलब है कोई वैल्यू नहीं है। या दूसरे अल्फाज में इसना आप कहते हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसे 0 हैं। ठीक है, उस वक्त तक जब तक कि आप कोई पैसे उसमें ऐड नहीं करते, कोई आप ट्रांजैक्शन उसमें ऐड नहीं करते। सो डिफॉल्ट अमाउंट आपका क्या हुआ? 0 हुआ, अनलेस यू ऐड सम वैल्यू इनटू इट। अब जैसे हम यहां पे देखें रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और फील्ड कंट्रोल्स की बात करें, 2 रिलेशनशिप्स हैं। यहां पे देखें कस्टमर का एक टेबल है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस। इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लेकिन इस केस में हमने सिर्फ 3 लिए हैं। कस्टमर आईडी को बोल्ड और अंडरलाइन हमने इसलिए किया है क्योंकि ये प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा एक टेबल है कस्टमर ऑर्डर, जिसमें कुछ फील्ड्स हैं, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट। अब यहां की प्राइमरी की यहां पर फॉरेन की के तौर पर यूज हो रही है। ठीक है, अब ये कस्टमर आईडी यहां पे फॉरेन की के तौर पर भी यूज हो रही है लेकिन यहां पर नल नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर करने वाले की जरूर कोई आईडी होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया और उसकी आईडी ना हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपने जो है वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इंश्योर किया। सो आपने कैसे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं? ठीक है, अगर कोई ये कस्टमर आईडी इस टेबल से आ रही है, यहां की वैल्यू जो है वो डिपेंड करिए कि यहां पे क्या वैल्यू है। सो इसको आपने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से भी आप इसको डोनेट कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल में विद इन अ रिलेशन, ये बिटवीन 2 रिलेशंस था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, जिसको आप इस एरो से शो करते हैं। अगर विद इन द सेम टेबल रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को शो करना है तो आप उस फॉरेन की को से एरो लेकर उस प्राइमरी की पर लाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, इसकी फील्ड्स हैं एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की है, सुपरवाइजर आईडी जो कि फॉरेन की है, और एक और एट्रीब्यूट, ये एक और फील्ड है जिसको हम एम्प्लॉय नेम कह रहे हैं। सो सुपरवाइजर आईडी यहां पे नल हो सकती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज का कोई ना कोई सुपरवाइजर हो। ठीक है, यहां पे जरूरी था क्योंकि हर ऑर्डर का कोई ना कोई कस्टमर होना जरूरी है। यहां पे केस में जरूरी नहीं है कि अगर सुपरवाइजर है तो उसका जरूर कोई एम्प्लॉय है तो जरूर उसका कोई सुपरवाइजर होगा। सो आप इस तरीके से इन एनॉमलीज को, इन चीजों को आप एड्रेस करते हैं। फिजिकल टेबल्स की अगर हम डिजाइन की बात करें, सो रिलेशनल डेटाबेस, जिसको हम टेबुलर डेटाबेस भी कहते हैं, इज अ सेट ऑफ रिलेटेड टेबल्स। फिजिकल टेबल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल टेबल्स क्या है? जैसे हमने ये एक एग्जांपल है फिजिकल टेबल की, इससे पिछली एग्जांपल्स में हमने देखा ये एक एग्जांपल है फिजिकल टेबल की। ये फिजिकल टेबल्स हैं, कस्टमर एक फिजिकल टेबल है, ऑर्डर एक फिजिकल टेबल है। सो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल टेबल क्या है? अ नेम्ड सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट स्पेसिफाइज द फील्ड इन ईच रो ऑफ द टेबल। उसमें कॉलम्स होंगे, उसमें रोज होंगी और कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। डिजाइनिंग गोल्स क्या है? आप इस तरीके से टेबल डिजाइन करें कि डिस्क स्पेस कम से कम हो। ठीक है, उनको रीड आउट किया जा सके, स्पेस को आप जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और डाटा प्रोसेसिंग एफिशिएंट हो। अगर मार्क्स जो है वो आप इंटीजर से ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सो आप क्यों उनको उसको जो है वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि या दूसरे अल्फाज में मार्क्स अगर मैक्सिमम लेंथ उसकी
4 है या मैक्सिमम लेंथ 5 है, तो आप क्यों मार्क्स को 10 से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर 10 से कर रहे हैं तो वो स्पेस को भी एक्स्ट्रा स्पेस भी ज़ाया हो रही है, प्लस यूटिलाइजेशन में और डाटा प्रोसेसिंग में भी मसले मसाइल आएंगे. सो वी आर सेइंग दैट एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग data are most efficiently processed when stored next to each other in secondary memory. ठीक है. सो आप उसके स्टोरेज को भी कंसिडर कर रहे हैं और आप उसके रिट्रीवल को भी कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. अगर अब एक रिकॉर्ड एक टेबल में है, ठीक है, और दूसरा रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल में है और आपने 2 रिकॉर्ड्स को मिलाकर रिट्रीव कराना है, ठीक है, सो आप इस तरीके से डिजाइन करें कि ये बड़ा एफिशिएंट तरीके से रिट्रीव हो जाए. सर्टन केसेस में हम डीनॉर्मलाइज भी करते हैं. आपने वैसे तो देखा कि नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमने एक टेबल को 2 में ब्रेक किया, ठीक है, या 2 टेबल को मजीद हमने फर्दर 2 में ब्रेक किया. लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि डीनॉर्मलाइजेशन से और मसले शुरू हो जाते हैं, जिनको रिमूव करने के लिए आप डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं. सो नॉर्मलाइजेशन भी सर्टन लेवल तक की जाती है और डीनॉर्मलाइजेशन भी सर्टन लेवल तक की जाती है. डीनॉर्मलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस इनटू अ फिजिकल टेबल बेस्ड ऑन अफिनिटी ऑफ यूज ऑफ रोज एंड फील्ड्स. आप डीनॉर्मलाइज इसलिए कर रहे हैं कि आप उनको कंबाइन कर रहे हैं. नॉर्मलाइज्ड फॉर्म्स को, टेबल्स को आप कंबाइन कर रहे हैं एक्चुअल टेबल्स में. पर्पस इसका ये है कि आप जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. सर्टन ऑपरेशंस जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, बेहतर परफॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. डीनॉर्मलाइजेशन का एक तरीका है पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग कैसे करती है? कैपेबिलिटी टू स्प्लिट अ टेबल इनटू सेपरेट सेक्शंस. ठीक है. एक टेबल को आपने जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. लेट्स से एक टेबल है जिसमें 500 रिकॉर्ड्स हैं. पहले 200 रिकॉर्ड्स का आपने एक सेक्शन बना दिया, अगले 200 रिकॉर्ड्स का एक और सेक्शन बना दिया, और लास्ट 100 रिकॉर्ड्स का आपने तीसरा सेक्शन बना दिया. या फर्स्ट 3 फील्ड्स ऑफ द टेबल का एक रिकॉर्ड और लास्ट 3 फील्ड्स ऑफ द टेबल का आपने एक और रिकॉर्ड बनाया. सो ये भी डीनॉर्मलाइजेशन है. इस केस में आपने स्प्लिट किया है. ठीक है. इस केस में आपने टेबल को स्प्लिट किया है. तो आप डिफरेंट नॉर्मल टेबल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और आप किसी नॉर्मल टेबल को फर्दर स्प्लिट भी कर सकते हैं. ब्रेक डाउन मैं नहीं कह रहा, मैं स्प्लिट कह रहा हूं. जैसा कि हमने सेक्शन वाइज इसको स्प्लिट कर दिया या कॉलम वाइज हमने इसको स्प्लिट कर दिया. सो पार्टीशनिंग डीनॉर्मलाइजेशन का एक तरीका है. Oracle 9 जो कि एक बड़ा फेमस टूल है, वो पार्टीशनिंग को 3 तरीकों से यूज करता है. रेंज से, एल्गोरिथम्स, हैश और कंपोजिट. ये 3 तरीके हैं जो कि Oracle 9 यूज करते हुए पार्टीशनिंग करता है. सो बेहतर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सर्टन ऑपरेशंस को मजीद एफिशिएंट करने के लिए आपको डीनॉर्मलाइजेशन भी करनी पड़ती है. अगर मैं ये कहूं कि एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें जो है वो 10,000 रिकॉर्ड्स हैं. अब 10,000 रिकॉर्ड्स में से किसी एक सर्टन रिकॉर्ड को ढूंढना आसान है, या आप इसको डीनॉर्मलाइज कर दें और लेट्स से आप हर 1000 रिकॉर्ड्स का एक टेबल बना लें और उन 1000 में से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना आसान है. सो आप डीनॉर्मलाइज कर सकते हैं और वहां से आप ज्यादा एफिशिएंटली रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं. सो दैट वाज द रीजन फॉर डीनॉर्मलाइजेशन. डीनॉर्मलाइजेशन कब करनी चाहिए? यूजुअली कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं जहां पे आप डीनॉर्मलाइज कर सकते हैं, जैसे कि 2 एंटिटीज विद अ 1-to-1 रिलेशनशिप. 2 एंटिटीज हैं, लेट्स से एक पेशेंट है और एक बेड है. तो पेशेंट और बेड का 1-to-1 रिलेशनशिप है. सो 1-to-1 रिलेशनशिप वहां पे आप डीनॉर्मलाइज कर सकते हैं. यूजुअली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, वो टेबल्स जिसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है और उनमें नॉन कीज हैं, उस केस में भी आप डीनॉर्मलाइज कर सकते हैं और 2 टेबल्स को इकट्ठा कर लें. और तीसरा रेफरेंस डेटा अगर आपके पास यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी आप डीनॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं. सो दीज आर द केसेस वेयर और व्हेन यू शुड बी डीनॉर्मलाइजिंग. अब इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है. ये 1-to-1 रिलेशनशिप है. जैसे कि एक स्टूडेंट है और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है. तो एक स्टूडेंट एक ही स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भरता है. ठीक है. यहां पे स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, उसका कैंपस एड्रेस या उसका एड्रेस. यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी
एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, डेट और क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे प्राइमरी की है या यूनिक आइडेंटिफायर है स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे है एप्लीकेशन आईडी। अब हमने यहाँ पे बात की कि अगर 1-to-1 रिलेशनशिप है तो डी नॉर्मलाइज करें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म का एक स्टूडेंट होगा। सो ये बोथ वे 1-to-1 रिलेशनशिप है। यहाँ पे इसको डी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। सो नॉर्मलाइज रिलेशन में क्या है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी और ये हमने इसको रिलेशन बना दिया, लेकिन जब हमने इसको डी नॉर्मलाइज किया तो हमने इन दोनों को एक ही टेबल बना दिया और हमने कहा कि वो स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट की आईडी, उसका कैंपस एड्रेस, एप्लीकेशन डेट और उसकी क्वालिफिकेशन, इन दो डिफरेंट टेबल्स को हमने कंबाइन कर लिया और हमने कहा कि ये इसको हमने यूनिक आइडेंटिफायर कर दिया है। यहाँ पे एम्प्लॉय जो एप्लीकेशन आईडी थी उसको हमने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि हमें पता है कि अगर स्टूडेंट आईडी, कैंपस एड्रेस, एप्लीकेशन डेट और क्वालिफिकेशन से ऑलरेडी एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, सो एप्लीकेशन आईडी डालने की जरूरत नहीं है। सो हमने एप्लीकेशन आईडी को सिंपली हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, सो वी अज्यूम्ड एप्लीकेशन आईडी इज नॉट नेसेसरी व्हेन ऑल फील्ड्स आर स्टोर्ड इन वन रिकॉर्ड, सो दिस इज द रीजन वी लेफ्ट इट एम्प्टी। सो हमने इस नॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप को डीनॉर्मलाइज किया बाय कंबाइनिंग देम। So that was the example of denormalization. And lastly, let us talk about designing physical tables. Usually हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम रिकॉर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करें, टेक्निकली इस तरीके से अरेंज करें कि उसका रिट्रीवल हमारे लिए फास्ट हो, प्रोसेसिंग दी ट्रांजैक्शंस वेरी स्पीडी हो, एफिशिएंट स्टोरेज स्पेस हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम सामने रखते हुए कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन 10,000 रिकॉर्ड्स को हम किस तरीके से सॉर्ट करें, इसको हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पर सेव करें या उनके एड्रेसेस की बेस पर सेव करें या उनके हम जो है वो किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है इसकी बेस पर सेव करें या उनके सेशन। सो ये बड़ा ज़रूरी है। आप इनमें से कोई भी तरीका कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप इस तरीके से उन रिकॉर्ड्स को अरेंज करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि डाटा रिट्रीवल फास्ट हो। लेट्स अगर आपकी मोस्टली क्यूरीज आती हैं सेशन से रिलेटेड के फॉल 14 के जो स्टूडेंट्स हैं, अब अगर आपने उन 10,000 रिकॉर्ड्स को फॉल 14 के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है कि पहले फॉल 13 की हैं, फिर स्प्रिंग 14 की हैं, फिर फॉल 14 के हैं, सो फॉल 14 के सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एक जगह पर हैं, सो ऑटोमेटिकली फॉल 15 के रिकॉर्ड्स में से सॉफ्टवेयर ढूंढना शुरू कर देगा। या दूसरे केस में आप उनको किसी और तरीके से आप उनको टेक्निकली सर्च कर सकते हैं। सो जो भी क्राइटेरिया आप रखें, इंडेक्सिंग जिस तरीके से भी आप करना चाहें, जिस तरीके से भी आप टेक्निकली अरेंज करना चाहें, आपका पर्पज़, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डाटा फास्ट रिट्रीव हो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है वो अच्छी होगी तो अच्छी थ्रूपुट मिलेगी, स्टोरेज स्पेस भी बेहतर तरीके से यूज़ हो, डाटा लॉस जो है उसके चांसेस कम से कम हो, डाटा को बार बार रीऑर्गेनाइज ना करना पड़े, मज़ीद डाटा को आप इजीली अकोमोडेट कर सकें, और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अनऑथराइज यूजेज से आप उसको बचा सकें। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें जहन में रखते हुए आप कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि आप फिजिकल रिकॉर्ड जो है वो बेहतर तरीके से उनको अरेंज कर सकें। तो जैसे मैंने बात की कि आप इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं, हैश एल्गोरिथम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग दी records in a table. Let us now proceed towards the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को देखा। सबसे पहले हमने एनालिसिस फेज से हम डिज़ाइन फेज पर आए, लॉजिकल डिज़ाइन से हम फिजिकल डिज़ाइन पर आए, और हमने जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी उनको हमने देखा। हमने ये देखा कि एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक रिलेशनल डेटाबेस में कैसे ट्रांसलेट होती है। हमने ये देखा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के एट्रीब्यूट्स आपके किसी टेबल में फील्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर वहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी की बन जाता है। और इसी तरह हमने देखा कि वेल स्ट्रक्चर टेबल क्या होते हैं, और अगर वो टेबल वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो आप उसको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आप उसको
उसके एरर्स और इनकंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम को आप रिमूव करते हैं। हमने ये भी देखा कि आप फील्ड्स को, जो एट्रीब्यूट्स थे या जो फील्ड्स हैं, उनको आप फॉर्मेट देते हैं। फॉर्मेट देने भी के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। हमने ये भी देखा कि बाज़ वक़्त आपको डीनॉर्मलाइज करना पड़ता है, किसी टेबल को या आप स्प्लिट करते हैं या नॉर्मलाइज टेबल को आप जो है वो कंबाइन करते हैं, ताकि आप अगेन एफिशिएंट प्रोसेसिंग कर सकें और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकें। लास्टली हमने फाइल को देखा कि आप अपने टेबल में रिकॉर्ड्स को इस तरीके से रखें कि उसका रिट्रीवल आसान हो, जिसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग, जैसे कि हैश फंक्शंस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस एंड्स अवर लेक्चर हेयर। लेट अस नाउ हैव अ लुक ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिज़ाइन पर मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे और हम ये देखेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन में फॉर्म डिज़ाइन और रिपोर्ट्स डिज़ाइन जो है वो कैसे होती हैं। सो डिज़ाइन के बारे में हमारी मज़ीद डिस्कशन अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगी। दिस एंड्स अवर लेक्चर हियर। आई होप यू एंजॉयड इट। आई विल सी यू विद मोर डिटेल्स। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।